ओपेनहाइमर फिल्म स्टोरी इन हिंदी। यह फिल्म अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित है। ओपेनहाइमर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए एटम बॉम्ब बनाया था, जिसका प्रयोग जापान के खिलाफ किया गया था। इस फिल्म को सुप्रसिद्ध निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित किया गया है और विश्व भर में इस फिल्म को खूब सराहा गया है। आइए इस फिल्म की पूरी कहानी पर रहते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। 18 साल की आयु में ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कर दी। वे वहां की कैवेंडिश लैब में काम करने लगे, लेकिन उन्हें पैट्रिक ब्लैकेट नाम के प्रोफेसर से बहुत नफरत थी। एक दिन उन्होंने एक जहर लगा सेब पैट्रिक ब्लैकेट की टेबल पर रख दिया, लेकिन संयोग से नील बोहर वहां आ गए। वे उस सेब को खाने ही वाले थे कि ओपेनहाइमर ने उन्हें रोक दिया। इससे पैट्रिक ब्लैकेट को पता चल गया और ओपेनहाइमर के पेरेंट्स को बुलाया गया। उन्होंने काफी गुजारिश करने के बाद पैट्रिक ब्लैकेट को उनके बेटे पर क्रिमिनल केस करने से रोका, लेकिन ओपेनहाइमर को प्रोबेशन पर रखा गया और एक साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजा गया। वे डिप्रेशन से पीड़ित पाए गए। कैम्ब्रिज से पढ़ाई पूरी करने के बाद ओपेनहाइमर जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गटिंगन में पीएचडी करने चले गए। उस समय वह यूनिवर्सिटी थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। वहां ओपेनहाइमर मैक्स बॉर्न के सुपरविजन में पीएचडी करने लगे। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए और 12 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। जर्मनी से पीएचडी करने के बाद ओपेनहाइमर वापस अमेरिका आ गए। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर बन गए और क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लगे। वहां उनकी मुलाकात जीन टैटलॉक नाम की एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट से हुई और उन दोनों का लव अफेयर शुरू हो गया। लेकिन जीन को भी डिप्रेशन रहता था, साथ ही वह बाइसेक्सुअल भी थी। इस कारण उन दोनों का कभी ब्रेकअप हो जाता था और कभी दोनों करीब आ जाते थे। इसके साथ ही जीन टैटलॉक कम्युनिस्ट विचारधारा की थी और उसके बहुत से कम्युनिस्ट दोस्त थे। उसकी वजह से ओपेनहाइमर की भी उन लोगों से दोस्ती हो गई थी। आगे चलकर ओपेनहाइमर और जीन का ब्रेकअप हो गया। समय के साथ ओपेनहाइमर ने कैथरीन नाम की एक युवती से शादी कर ली। एक दिन जीन ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली थी। वे डिप्रेशन से पीड़ित पाए गए। कैम्ब्रिज से पढ़ाई पूरी करने के बाद ओपेनहाइमर जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गटिंगन में पीएचडी करने चले गए। उस समय वह यूनिवर्सिटी थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। वहां ओपेनहाइमर मैक्स बॉर्न के सुपरविजन में पीएचडी करने लगे। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए और 12 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। जर्मनी से पीएचडी करने के बाद ओपेनहाइमर वापस अमेरिका आ गए। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर बन गए और क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लगे। वहां उनकी मुलाकात जीन टैटलॉक नाम की एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट से हुई और उन दोनों का लव अफेयर शुरू हो गया। लेकिन जीन को भी डिप्रेशन रहता था, साथ ही वह बाइसेक्सुअल भी थी। इस कारण उन दोनों का कभी ब्रेकअप हो जाता था और कभी दोनों करीब आ जाते थे। इसके साथ ही जीन टैटलॉक कम्युनिस्ट विचारधारा की थी और उसके बहुत से कम्युनिस्ट दोस्त थे। उसकी वजह से ओपेनहाइमर की भी उन लोगों से दोस्ती हो गई थी। आगे चलकर ओपेनहाइमर और जीन का ब्रेकअप हो गया। समय के साथ ओपेनहाइमर ने कैथरीन नाम की एक युवती से शादी कर ली। एक दिन जीन ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली थी। अब तक दूसरा विश्व युद्ध 1939 to 1945 छिड़ा चुका था। साल 1941 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एटम बॉम्ब बनाने की योजना की आज्ञा दे दी, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर में घात लगाकर हमला करके बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था। एटम बॉम्ब बनाने के प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया और मिलिट्री के जनरल लेस्ली ग्रोव्स को इसका इंचार्ज बनाया गया। लेस्ली ग्रोव्स ने ओपेनहाइमर के लेक्चर सुन रखे थे और उनके काम से बहुत प्रभावित था। उसने ओपेनहाइमर से मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की। ओपेनहाइमर ने प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया और फिर उम्दा साइंटिस्ट की एक टीम तैयार की। एटम बॉम्ब बनाने के लिए लॉस एलमोस न्यू मैक्सिको में खास लैब बनाई गई। इसी दौरान 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि अब एटम बॉम्ब बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया और एटम बम बना लिया गया। एक दिन जोर्नाडा नाम के रेगिस्तान में एटम बम का परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट बोला गया। अब तक अमेरिका में हैरी एस ट्रूमन नए राष्ट्रपति बन गए थे।
उनके आदेश पर 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया गया। जापान को भारी नुकसान हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही विश्व युद्ध खत्म हो गया। पूरे अमेरिका में ओपेनहाइमर एक सेलिब्रिटी की तरह बन गए तथा उन्हें फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहकर बुलाया गया। लेकिन ओपेनहाइमर ने जब एटम बॉम्ब से हुई तबाही देखी तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्हें लगा कि इन सब निर्दोष लोगों की हत्या के जिम्मेवार वे ही हैं। वे जाकर हैरी एस ट्रूमन से मिले और इस बारे में बात की, लेकिन हैरी एस ट्रूमन ने उन्हें आंतरिक रूप से कमजोर कहा और उन्हें शांत करने के लिए इस सब की जिम्मेवारी खुद ली। लेकिन इसके बावजूद ओपेनहाइमर इस तबाही के लिए खुद को ही जिम्मेवार मानते रहे, क्योंकि उन्होंने ही एटम बॉम्ब बनाया था। इसके बाद ओपेनहाइमर परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दूसरा संकट आ गया। सोवियत, रूस और अमेरिका में कोल्ड वॉर 1945-1991 छिड़ गई। पूरा विश्व दो धड़ों में बंट गया था। अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का फैसला किया। इसके लिए एडवर्ड टेलर को नियुक्त किया गया। लेकिन ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे। इससे कुछ लोग उनसे नाराज हो गए। ओपेनहाइमर फिल्म स्टोरी इन हिंदी। बहुत से लोग सोचने लगे कि ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट हैं क्योंकि उनकी पहली प्रेमिका जीन भी कम्युनिस्ट थी और चूंकि सोवियत भी कम्युनिस्ट थे, शायद इसलिए ओपेनहाइमर बम बनाए का विरोध कर रहे हैं। उस समय लुइस स्ट्राउस नाम का व्यक्ति एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सीनियर मेंबर था। वह ओपेनहाइमर से दुश्मनी रखता था क्योंकि उसने सुना था कि ओपेनहाइमर ने आइंस्टाइन से उसकी आलोचना की थी। लुइस स्ट्राउस ने ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट लिंक का इस्तेमाल करने की सोची और उसके खिलाफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन में केस दायर कर दिया। इस सुनवाई के दौरान यह माना गया कि सच में आपके कम्युनिस्ट लिंक हैं। इसके बाद ओपेनहाइमर के सिक्योरिटी क्लियरेंस को हटा दिया गया, जिससे ओपेनहाइमर के सभी गवर्नमेंट रोल खत्म हो गए। जब यह सब मीडिया में आया तो ओपेनहाइमर की बदनामी हुई, लेकिन समाज दो हिस्सों में बंट गया। आधे लोग ओपेनहाइमर के समर्थन में थे और उन्होंने लुइस स्ट्राउस की भी बेइज्जती की। सारा कैरियर खत्म होने के बावजूद ओपेनहाइमर ने अपना फिजिक्स का काम जारी रखा। वे रिसर्च पेपर पब्लिश करते रहे और लेक्चर भी देते रहे। आगे चलकर 1963 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कुछ लोगों ने ओपेनहाइमर केस की फिर से जांच शुरू करवाई। उस समय डेविड हिल नाम के तकनीशियन ने बताया कि कैसे स्ट्राउस ने ओपेनहाइमर के खिलाफ साजिश रची थी और ओपेनहाइमर ने आइंस्टाइन से स्ट्राउस के बारे में नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स के खतरों के बारे में बात की थी। इसके बाद स्ट्राउस को उसके सभी पदों से हटा दिया गया और यूएस गवर्नमेंट ने ओपेनहाइमर के खिलाफ पूर्व में हुई कार्रवाई को निरस्त कर दिया। साल 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ओपेनहाइमर को एनरिको फेर्मी अवार्ड से नवाजा, जिससे उन्हें खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। समाप्त। दोस्तों, यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी, ओपेनहाइमर फिल्म स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे अपील है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जॉब चली गई है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जीविका का कुछ साधन हो सकता है।